Hey, what's up guys? Welcome back once again. आज से तकरीबन 1000 साल पहले धरती पर आकाश के कुछ लोग आए जिन्हें ओरेसिस कहा जाता है। उन्होंने आकर इंसानों को कुछ दिया, जैसे कि कल्चर, डिजाइन, आर्किटेक्चर और भी बहुत कुछ, पर बदले में उन्हें धरती पर राज करना था, जो कि वो नहीं हो सका क्योंकि फिरौन और रोशनी के देवता ने उन्हें ढकेल दिया और कहा कि यहाँ उनका कोई काम नहीं है। ओरेसिस दरअसल तब आते हैं जब इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर सारे तारे एक आकार में होंगे। इसे एक रोशनी आसमान से पिरामिड पर आएगी जो एक रास्ता बनाती है उन लोगों के लिए, ताकि वो यहाँ पृथ्वी पर आ सके। लेकिन फिरौन ने उस धरती को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया और उसे बंद कर दिया, जिससे कि वो फिर कभी यहाँ पर ना आ सके। उन्होंने पूजने वाले अभी भी धरती पर हैं, तो राजा ने उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर पिरामिड के अंदर कैद करवा दिया। लेकिन एक थी उनकी पूजा करने वाली अभी भी बची है, जो कि रानी अमांडा है, जो अभी बच्चे को जन्म दे रही है। उसका कहना है कि ओरेसिस का आखिरी वंशज है, इसे इन लोगों से दूर ले जाओ। इतना कहकर उसने अपना दम तोड़ दिया और ये बात राजा को पता चल गई। उसने उस बच्चे को ताबूत में बंद करके, दरअसल पिरामिड के अंदर एक खास किस्म का दरवाजा है जिसके अंदर सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो कि ओरेसिस को पूजते हैं। लेकिन वो दरवाजा भी तभी खुलता है जब सारे तारे एक साथ ऊपर होते हैं। लेकिन राजा ने उस रहस्यमयी दरवाजे को भी बंद करवा दिया, जिसकी चाबी को की ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। और आज के जमाने में अगर गलती से ओरेसिस इस धरती पर वापस आ गए तो ये पूरी धरती विनाश के रास्ते पर चल पड़ेगी। जितने भी इंसान हैं उनके गुलाम बन जाएंगे, बस वही सुरक्षित रहेंगे जो ओरेसिस की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब कहानी आती है आज के समय में, जहां हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि मिस्र में मौजूद पिरामिड की खुदाई कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक मास्टोन है जिसका कहना है कि आने वाले 2 महीने में फिर से सारे तारे एक जगह पर आएंगे। इसीलिए हमें जितनी जल्दी हो सके की ऑफ हेवन को ढूंढना होगा, वरना ये मौका फिर न जाने कब आएगा। इतने में उसके पास एक फोन आता है। वो बात करते करते आगे निकल गया। इसी मौके का फायदा उठा एक शख्स उसकी छड़ी को उठा लेता और ले जाकर पीटर नाम के शख्स को देता है, जो उसी छड़ी को लेकर एक पुराने सामानों की दुकान पर जाता है, जहां वो दुकानदार को ढेर सारे पैसे दिखाकर कहता है कि मुझे वो चाबी दे दो और बदले में ये सारे पैसे रख लो। वो दुकानदार इतने पैसे देकर चौंक गया, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे वो चाबी उसके हवाले कर दी। लेकिन बदले में उसे पैसे नहीं बल्कि मौत मिली, वो भी उसी मैसस्टोन की छड़ी से। अब पीटर मैसस्टोन को कॉल करके कहता है कि की ऑफ हेवन मेरे पास है। जिस शख्स से मैंने उसे लिया है उसे भी मैंने ही मारा है, वो भी तुम्हारी उस खास छड़ी से। ये सुनकर मैसस्टोन फौरन उस दुकान पर गया, लेकिन अब कुछ नहीं हाथ लगने वाला है, क्योंकि जिस चीज की उसकी तलाश थी वो जा चुकी है और उसका खास आदमी भी मर चुका है। दरअसल पीटर ने उसे धमकाया कि अगर वो उसके इस मिशन में अपने साथ नहीं रखेगा तो वो इस छड़ी को पुलिस के हवाले कर देगा, जिस पर उसके फिंगरप्रिंट है, और अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बाकी की जिंदगी उसे जेल में बितानी पड़ेगी। मैसस्टोन अब चिंता में आ गया है कि आखिर वो करे तो करे क्या। इसीलिए वो एक लड़की के पास गया जो कि भविष्य देख सकती। उसने उसे एक ही सवाल किया, क्या वो इस काम को पूरा कर पाएगा। उसने कहा कि हाँ जरूर। जो सुन मैसस्टोन काफी खुश होता है, लेकिन तभी उस लड़की को कुछ अजीब से दृश्य दिखने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि आग के गोले आकाश से धरती पर गिर रहे हैं। हर तरफ बस इंसान की मौत और तबाही हो रही है, क्योंकि वो वापस आ रहे हैं। इतने में उसने मैसस्टोन को भी देखा, वो भी बुरी तरह घायल है, लेकिन उस लड़की ने उसे इस बारे में कुछ बताया नहीं, बस चुप रही। एक रात हम देखते हैं कि रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आता है जिसमें सब कुछ टूट गया। उसी के अगले दिन मैसस्टोन एक प्रोफेसर से मिलता है जो उसके साथ काफी टाइम से काम कर रहा है। उन्होंने उसे बताया कल रात आए तूफान के कारण यहाँ पर एक नया पिरामिड उजागर हो गया है, जो देखने में काफी पुराना लग रहा है। ये देखकर मैसस्टोन बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि हो सकता है यही वो पिरामिड है जिसकी उन्हें तलाश है। उसने प्रोफेसर से कहा कि आप जल्दी से इसमें अंदर जाने का दरवाजा ढूंढो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इसके बाद मैसस्टोन अपनी असिस्टेंट के पास गया, कहा कि वो जाकर उसकी सारा को लंदन से लाए। इधर देर रात प्रोफेसर अपने काम पर लगा हुआ था, जिसे देखकर एल्डर उनके पास आकर उन्हें घर चलने को कहता है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। प्रोफेसर को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है, इसीलिए वो भी घर आ गए। तो एल्डर ने उनसे कहा कि क्या ये मिशन कुछ दिन डिले नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। पर उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि सितारे एक ही अलाइन में बहुत कम बार आते हैं और ऐसा मौका उन्हें फिर न जाने कब मिलेगा, इसीलिए इसे वक्त पर ही करना पड़ेगा। अगले दिन जब फिर से एल्डर प्रोफेसर के घर आया तो उनकी तबीयत पिछली रात से ज्यादा खराब है। वो उसे अब कहते हैं कि अब वो साइट पर नहीं जा सकते, उसकी जगह उसे जाना होगा। मैंने तुम्हें बीते 10 सालों में काफी कुछ सिखा दिया है, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे काम को संभालो, और उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को नकारोगे नहीं। एल्डर ने सर हिलाकर हाँ किया। वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, जो लंदन से वापस आ चुकी है।
जब उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत हो गई है तो उसे बड़ा ही अजीब लगा। ऐसे वो कैसे मर सकती है, क्योंकि जब उसने आखिरी बार बात हुई तो वो काफी अच्छी खासी थी, फिर ये अचानक मौत कैसे हो गई। अब उसके मन में एक ही सवाल था कि ये कैसे हो गया, और इस चीज का अब उसे पता लगाना है किसी भी हाल में। एक दिन सारा की मुलाकात एल्डर से होती है, जिससे वो प्रोफेसर के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो हॉस्पिटल में, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं उनकी जगह इस मिशन पर आया हूँ। सारा उसका मजाक बनाती हुई कहती है उन्हें एक्सपर्ट की जरूरत है, ना कि ट्रेनी की। ये सुनकर एल्डर को काफी बुरा लगता है, वो बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। अब जब सारा ये बात अपने पिता मैसेस्टोन को बताती है तो वो बहुत सुनाते हैं उसे और कहती है कि अभी जाकर उससे माफी मांगो और कहो कि हाँ वो जल्दी से आए, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। हालांकि सारा तो ये करना नहीं चाहती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। उसने एल्डर को कॉल करके कहा कि उसने ज्यादा ही बोल दिया, इसीलिए वो अपने शब्दों के लिए माफी मांगती है। हो सके तो वो जल्दी यहाँ पर आ जाए। हालांकि पहले तो वो जाने से इनकार करता है, लेकिन फिर बाद में प्रोफेसर की खातिर वो मान जाता है। अब सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। जिन को इस मिशन पर जाना था, इसमें एक और शख्स ज्वाइन होता है जो सीधा भारत से आया था, और उसे सब रोहित कहकर पुकारते हैं। मैसेस्टोन सभी को उसका इंट्रोडक्शन देता है। जब रोहित देखता है कि वहां पर प्रोफेसर नहीं है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके बिना ये काम हो ही नहीं पाएगा। मैसेस्टोन बताते हैं कि वो अस्पताल में है और एल्डर भी उन्हीं का शिष्य है, तो उम्मीद है कि हमें उसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सभी लोग अब उस पिरामिड के पास पहुंचते हैं, जहां पर कुछ लोकल गाइड और गार्ड भी मौजूद थे, जो सभी अब अंदर जाने वाले थे, क्योंकि कल ही वो दिन है जिसका इन लोगों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाए, एल्डर उस जगह को और बारीकी से देखता है। जो आखिरी बारी प्रोफेसर ने खोजी थी, वहीं से इसके अंदर जाया जा सकता है। उसे पढ़ने के बाद एल्डर को कुछ चीजों का अनुमान होता है, जो वो मैसेस्टोन को भी साझा करता है। दरअसल दोस्तों, इस पिरामिड के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि ओरेसिस के वंशज हैं या फिर उनकी पूजा करते होंगे। बाकी अगर किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो वो वहीं मारा जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। पर मैसेस्टोन को ये सिर्फ एक मजाक लगता है। अब वो उसे साइड करके सभी को अंदर चलने को कहता है। गार्ड ने हथौड़े से उस जगह को तोड़ दिया, जिससे अब बारी बारी सब लोग अंदर जाने लगते हैं। परंतु अंदर जाने पर इन्हें एक और सील मिलती है जो अंदर से बंद थी। ये देख मैसेस्टोन बताता है, हो सकता है कि जिन लोगों ने इसे बनाया हो वो अंदर से ही इसे बंद कर दिया होगा, खुद भी अंदर ही मर गए होंगे, इसीलिए इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पीटर कहता है कि हमें इसे तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। तो मैसेस्टोन को उसकी बात ठीक लगती है। उन्होंने उसे भी तोड़ दिया और अंदर घुस गए, जहां जाकर इन्हें अपने सामने खूब सारे कीड़े के घोंसले दिखाई देते हैं, जो देख ये सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसी बंद जगह पर कैसे कोई जीवन जिंदा रह सकता है। इनके आगे जाने के लिए उन्हें घोंसलों को नष्ट करना होगा, तभी ये अपना सफर कायम रख पाएंगे। एक गार्ड उसे साफ करने में लग जाता है, पर इससे होता यह है कि वो सभी जाग जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। इससे ये सभी पीछे हट गए, लेकिन जो गार्ड उसे साफ कर रहा होता है वो उनके हमलों से मारा जाता है, लेकिन दूसरा वाला फायर गन से उन सभी को मार डालता है और आगे जाने के लिए रास्ता बना देता है। कुछ कदम और चलने पर इनके सामने सोने की मूर्ति दिखाई देती है, जिसे बिना कुछ सोचे समझे पीटर उठा लेता है। इसके कारण जिस दरवाजे से ये लोग अंदर आए थे वो अचानक से बंद हो गया। इसमें एक गार्ड भी पिसकर मारा जाता है। जब वो उस मूर्ति को वापस रखते हैं तो वो दरवाजा वापस से खुल जाता है। इस चीज को देखकर रोहित सभी से कहता है, ये जगह किसी पहेली से कम नहीं है, इसीलिए हर कदम हमें संभल कर रखना होगा। जैसे कि अभी हमने देखा, वो आगे किसी और के साथ भी हो जाएगा। रोहित इन सभी को अपनी पैर की एक ही लाइन में रखने की सलाह देता है, क्योंकि ये जिस जगह पर खड़े हैं वो कुछ टाइल से बनी है और कुछ खाली जगह है, इसीलिए उन्हें सही टाइल पर कदम रखना होगा। वो खुद आगे आगे और अपनी कैलकुलेशन की मदद से सही रास्ता बनाए। हालांकि बीच में उसे गलत कदम भी रख दिया, लेकिन एल्डर ने उसकी जान बचा ली। देन अब ये लोग सीढ़ियों की मदद से और नीचे जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिलता है जिस पर कुछ आकृतियां बनी थी, जिससे रोहित और एल्डर समझने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि यह असल में एक रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए वो उस पत्थर को साइड कर देते हैं। तभी उनके सामने कुछ और सीढ़ियां आती है, जिसमें ये लोग संभलते हुए नीचे उतरते हैं। अब इनके सामने एक कमरा जैसा कुछ आता है जो कि बेहद ही खूबसूरत था। दरअसल वहां पर रानी अमांडा का ताबूत रखा था, जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में जाना था। उस ताबूत को सोने से तराशा गया था। बाकी के लोग कमरे को देख ही रहे होते हैं, तभी पीटर और बाकी के कुछ लोग मिलकर उस ताबूत को खोल देते हैं, जिसके अंदर रानी की मम्मी दिख जाती है। इन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से उसे उठाकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि उन्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है।
मैसेस्टोन को सिर्फ ओरेसिस का मंदिर चाहिए जिसकी लोग पूजा करते थे, और इसीलिए वो पीटर से वो की ऑफ हेवन मांगता है जो कि वो दे देता है। लेकिन क्या इन्होंने जो अभी किया वो सही था? रानी अमांडा बहुत खास शख्सियत थी और इसे उठाकर फेंक देना इसको आगे जाने पर कोई भारी नुकसान देगा। फिलहाल मैसेस्टोन उस ताबूत को नीचे मौजूद एक होल में उस चाबी को लगा देता है। उसे पता है कि वो होल वहीं होगा क्योंकि ओरेसिस की आखिरी वारिस की माँ वही थी और आखिरी पूजा वाली भी, इसीलिए उसे यह खास औहदा मिला था। इस बारी जब नीचे जाते हैं वो, तो मैसेस्टोन पीटर को पीछे ही रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस बारी वो कोई बचकानी हरकत करे, और इससे पीटर काफी नाखुश होता है। भागते हुए वो आगे आने लगता है। इसी चक्कर में उसका पैर एक गलत पत्थर पर पड़ जाता है जिससे जिस जगह पर ये लोग खड़े हैं वो पूरी तरह सील हो जाती है। जब ये 3 ग्रुप में बंट गए जिसमें एल्डर सारा और क्लियर एक में थे और बाकी ये कुछ इस तरफ थे, सभी बहुत ही ज्यादा घबरा चुके हैं। अब ये क्या करे? इधर हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि रोहित के साथ था। उसे ऐसा महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे से धक्का दे रहा है, जिसके कारण वो नीचे खाई में गिरा और मारा गया। इधर एल्डर ने एक खुफिया रास्ता ढूंढ लिया है जिसमें सारा जाने से डर रही है, लेकिन एल्डर उसे समझाता है कि तुम डरो मत क्योंकि यही तुम्हारा काम है और यही तुम्हारी पहचान भी बनाएगा। ऐसे मौके न जाने कब मिलते हैं, इसीलिए हिम्मत करो और नीचे जाओ। उसने उसकी बात को सुना और नीचे चली गई, जहां पर वो एक खुली जगह पर आ जाते हैं। वहीं पर उस सोल्जर को लाश भी मिलती है जिसे ऊपर से फेंका गया था। धीरे धीरे करके बाकी के लोग भी उस खुली जगह पर पहुंचते हैं, पर जब इन्होंने वहां पर रोशनी मारी तो इन्होंने जिस मंजर को देखा उससे इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वहां तो पूरी सेना थी ओरेसिस को मारने वालों की, जिसे राजा फिरौन और उसके लोगों ने मम्मी बनाकर यहाँ कैद कर दिया था। इसे देखकर रोहित बताता है ये सभी आखिरी वो लोग हैं जो कि ओरेसिस को पूछते थे जिस दिन ओरेसिस की पीढ़ी की खून की बूंद उसके मंदिर पर लगेगी और सारे सितारे एक अलाइन में होंगे, ये सभी वापस से जाग जाएंगे और सभी इंसानों को गुलाम बना लेंगे। बस वही बचेंगे जो कि ओरेसिस को देवता मानते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था। इसी जानकारी को सुनने के बाद सभी और ज्यादा डर चुके हैं। इनका डर और भी बढ़ जाता है जब इन्हीं मम्मीज में से एक जाग जाती है और क्लारा की गर्दन को पकड़ लेती है। एल्डर उसकी जान बचाने के लिए उसके करीब जाता है, परंतु वो तो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इतने में शाहिद उस पर शूट करना शुरू करता है, लेकिन उन गोलियों का इन पर कोई असर नहीं होता। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर शक्तिशाली है। वो आकर शाहिद को उठाकर उल्टा फेंक देते हैं, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मारा जाता है। उधर एल्डर सारा से कहता है वो जाकर दरवाजे को ढूंढे ताकि वो सभी यहाँ से बाहर निकल सके, जो कि भाग्य से वो ढूंढ भी लेती है, परंतु वो सिर्फ एक ही बारी खुलता है। इसीलिए सभी अब जल्दी से उस पार जाना होगा। हालांकि सब तो चले जाते हैं, लेकिन रोहित के पीछे वो मम्मी पड़ चुकी है। इधर वो गेट तेजी से बंद कर रहा है, लेकिन तभी वो मम्मी उसे उठाकर दूर फेंक देती है और खुदकिस्मती से वो वहीं जा गिरा जहां वो दरवाजा था। अब वो सभी इस पार आ गए और जल्दी से गेट को बंद कर दिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी मैसेस्टोन को वो मंदिर ढूंढना है, क्योंकि उसका कुछ और मकसद था। इन्होंने एक बार फिर से चलना शुरू किया और इस बारी ये वहां पहुंच गए जो कि पिरामिड का आखिरी द्वार था, यानी कि वो दरवाजे जिसके उस पार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस्तेमाल करने ओरेसिस को धरती पर बुलाया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो यही मंदिर का द्वार है। पर एल्डर ने उस पर लिखी चीजों को पढ़कर बताया इसके अंदर कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ इसमें वही जा सकता है जिसने ओरेसिस की पीढ़ी का खून बह रहा है। अब यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट खुलता है, तो असल में ओरेसिस का पीढ़ी वाला इंसान है कौन? दरअसल दोस्तों, मैसेस्टोन की बेटी सारा ओरेसिस की पीढ़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि उसकी माँ उन्हीं लोगों में से एक थी जो ओरेसिस के समय से उसके परिवार का हिस्सा थी। ये जानने के बाद सारा उस दरवाजे के करीब जाती है, जिससे कि वहां एक तेज रोशनी हुई और अपने आप वो दरवाजा खुल गया। अंदर एक भव्य जनरेटर जैसा कुछ था, जिसे देखकर रोहित कहता है कि ये वो चीज है जिसे इस संसार की काया पलट हो सकती है। इतने में एडम सारा को पकड़कर वहां पर एक कुर्सी पर बैठा देता है। उसके साइड में बैठा मैसेस्टोन ये खुलासा करता है कि अब वो सारा की खून इस जगह पर गिराएगा ताकि इस संसार में वापस से अपने देवता को बुला सके, यानी कि ओरेसिस को, जिसका मतलब ये है कि मैसेस्टोन ओरेसिस की पूजा करने वालों में से एक है जो अभी भी जिंदा है। इसीलिए वो चाहता है कि वो वापस आए। और ये सुन सारा उसे पूछती है उसकी माँ के साथ उन्होंने क्या किया। तब मैसेस्टोन बताता है कि मैंने उसे सब कुछ बताया, बस इतना ही कि वो मेरी मदद करे ताकि मैं अपने भगवान को बुला सकूं। लेकिन उसने अपने ही देवता को धोखा दिया और मना कर दिया, क्योंकि आज के इंसानों की उसे चिंता हो रही थी। पर मैं इस काम को अब पूरा करूंगा तुम्हारे खून की मदद से। इतना कहकर वो उस चेयर पर उसके खून को गिराना शुरू करता है। एल्डर सारा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर एडम उस पर शूट कर देता है। लेकिन अचानक उसके सामने रोहित आता है, जिससे वो गोली उसे लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। पर एल्डर को किसी भी तरह करके रुकना होगा
क्योंकि अब मैसेज स्टोन ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है, जिससे वहां पर कुछ अजीब प्रकार की आकृतियां बनना शुरू हो गई है। चारों तरफ रोशनी पड़ने लगी है, जिससे वो सारी ममीज भी अब धीरे धीरे जागने लगी है। दरअसल मैसेज स्टोन चाहता है उसे भगवान का दर्जा दिया जाए, जो सिर्फ ओरिसिस को पूजा करने वालों को मिलता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन सही समय पर एल्डर एडम को गिरा दिया। इसी का फायदा उठाकर सारा उसकी बंदूक छीन लेती है। अपने ही पिता को शूट करके वो मार डालती है। मंत्र अधूरे में रुक जाते हैं, जिसके कारण सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है और इन्हें अब जल्दी से इस जगह से बाहर निकलना होगा, वरना सबके सब मारे जाएंगे। उस तंग रास्तों से होकर ये सभी भागते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ 3 ही लोग बाहर आ पाते हैं, जिसमें थी क्लारा, सारा और एल्डर, जिन्हें देखकर बाहर खड़े प्रोफेसर कहते हैं सिर्फ वही बचे जिनकी नीयत साफ थी। वो खुद से वादा करते हैं वो वापस आएंगे इस जगह को तलाशने के लिए। अगर उनके अंदर जिंदगी रही तो इस बीच हम उस कीड़े को भी बाहर आते हुए देखते हैं, जिनके घोंसले इस पिरामिड में मौजूद थे। क्या ये कोई संदेश है? क्या मैसेज स्टोन ने उस मंत्र को पूरा पढ़ लिया? अगर हाँ, तो सच में बहुत बुरा होने